नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन में खबरों का रुख करते हैं और आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार एक बड़े स्कीम पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रुप सी और डी के लाखों कर्मचारियों और अधिवक्ताओं को सब्सिडी पर घर उपलब्ध कराने की तैयारी में है। इन मकानों के खरीदारों से जमीन का नाम मात्र मूल्य केवल ₹1 लिया जाएगा, लेकिन खरीदारों को इस शर्त पर छूट भी दी जाएगी कि वे इसे 10 साल तक नहीं बेच पाएंगे। बताया भी जा रहा कि इसका मसौदा उच्च अधिकारियों की बैठक में तैयार किया गया है और उच्च स्तर से मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट से पारित किया जाएगा। इस योजना का लाभ कैबिनेट की ओर से प्रस्ताव पारित होने के बाद मिलेगा। अभी तक ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को छूट पर मकान देने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में लाइट मेट्रो के संचालन की दिशा में तेजी से फैसले लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड यानी कि PIB की बैठक में गोरखपुर मेट्रो लाइन रेल प्रोजेक्ट के फेज 1 हेतु अप्रूवल मिल गया है और ये जानकारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर साझा की है। उन्होंने इसके लिए कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि गोरखपुर में मेट्रो सेवा आरंभ करने की प्रक्रिया तीव्र गति से बढ़ रही है। इसी कड़ी में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड यानी कि PIB की बैठक में गोरखपुर मेट्रो लाइन रेल प्रोजेक्ट के फेज 1 हेतु अप्रूवल मिल गया है। सभी को बधाई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार। इस तरीके की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके लिखा है कि अयोध्या काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। सोशल मीडिया पर किए पोस्ट के बाद अलग अलग चर्चा शुरू हो गई। इससे पहले अयोध्या में 3 नवंबर को संतों के बीच केशव ने अपने भाषण में पुराने नारे की मदद दिलाई और कहा था कि अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा काशी की बारी है। ये सारा काम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और जनता के आशीर्वाद से हो रहा है। उप मुख्यमंत्री के इस बयान से मिले इशारों से ये साफ हो गया है कि राम की नगरी अयोध्या के बाद बीजेपी एक बार फिर हिंदुत्व की राह देख रही है। वहीं बसपा के राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र मिश्र ने आज फतेहपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से दिए गए इस बयान पर पलटवार किया है। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा है कि बीजेपी के लुभावने वादे अब जनता जान चुकी है, जनता बदलाव की तैयारी कर रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मथुरा को अयोध्या और काशी की तरह विकसित करने के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। चुनाव में विकास और कानून व्यवस्था की बात न करके सोच रहे हैं कि फिर किसी प्रकार का विवादित बयान देकर वोट समेट सके। देखिए, मकसद खाली इतना है कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। केशव प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी हार, पूरी पार्टी की हार को स्वीकार कर रहे हैं। ये दिखाता है। चुनाव के समय विकास की बात न करके, चुनाव के समय उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात न करके, जो लाखों की संख्या में यहाँ पर कोरोना के दौरान जो लोग मर गए और उनके घर में, परिवार में बच्चे अनाथ हो गए, उनको कैसे आगे सुरक्षा दी जाए उसकी बात ना करके, महिलाओं को कैसे सुरक्षा दी जाए उसकी बात ना करके, लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए उसकी बात ना करके, और वो सोचते हैं कि कोई हम फिर से इस तरह के विवादास्पद बयान देंगे और इससे लोगों को हम इधर उधर करके फिर भिड़ा करके कर लेंगे। भूल जाएं, अब उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो इन सारे मुद्दों पर अब की बार चुनाव में जाने वाली है और इनका जो ये चेहरा है, जो मुखौटा था नकली वाला, इस तरह का जिस तरह बयान देने से नकली मुखौटा। 2 दिसंबर यानी कि कल मुरादाबाद के बुद्धि विहार मैदान में प्रतिज्ञा रैली को प्रियंका गांधी संबोधित करेगी, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित पूरी कांग्रेस कार्यक्रम की तैयारी में जुटी हुई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने संगठन के विस्तार और रैलियों की तैयारियों में जुट चुकी हैं। वहीं कई दशकों से अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को दोबारा पाने के लिए कांग्रेस पार्टी भी दमखम लगा रही है और लगातार लोगों से संवाद कर रही है।
आगामी चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सभी पार्टी अपना कुनबा बढ़ाने में लगी हुई। वहीं सपा भी इस बार सभी छोटे दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। हाल ही में अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण की मुलाकात भी सपा अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव के साथ हुई, लेकिन गठबंधन को लेकर अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन सभी बसपा से तो कभी सपा से मुलाकात जारी है। आखिर किस पार्टी के साथ बनेगी आजाद समाज पार्टी की बात, रिपोर्ट से समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार का दिलचस्प होने वाला है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के पीठ पर खड़ी हो सपा भी बैटिंग करते नजर आ रही। समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा के चुनाव को लेकर पूरी तरीके से अपनी समीकरण को बैठाने में पूरी तरीके से अब तक सफल रही है। इसी कड़ी में चंद्रशेखर आजाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले और बातचीत हुई है। आगे समीकरण क्या रहेगा वो भी मीडिया को समय आने पे ये सारी जानकारियां मिल जाएंगी। एक और अखिलेश ओम प्रकाश राजभर के साथ हाथ मिला मंच साझा कर रहे हैं और महान दल जनवादी पार्टी को गले लगा सत्ता में बदलाव का हुंकार भर रहे हैं। तो वहीं अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि चंद्रशेखर रावण से भी मुलाकात कर आजाद समाज पार्टी को भी अपने पाले में कर अखिलेश दलितों को साधने की कोशिश करने में जुटे हैं। चंद्रशेखर रावण भी अखिलेश से हुई मुलाकात पर फिलहाल कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। देखिए, मैं फिर बता दूं, जब कोई मुलाकात होगी तो मैं मीडिया के लोगों को जरूर बताऊंगा। अभी तो मैं अपना काम करने के लखनऊ में, और लखनऊ आना अगर गलत है तो मैं सोचता हूं कि ये तो बहुत दिनों से हम लोगों को बताया गया। मैं तो समझता हूं कि लखनऊ हमें आना चाहिए। लेकिन सच यही है कि सियासी गलियारों में आजाद समाज पार्टी का सपा से गठबंधन का चर्चा जोर शोर से चल रहा है। चुनाव के नजदीक आते ही गठबंधन के दौर शुरू हो जाते हैं। छोटे दलों में गठबंधन के प्रति काफी उत्सुकता देखी जाती है, क्योंकि इन दलों को लगता है कि अगर जनता के नजर में अहमियत बनानी है तो हमें बड़े दलों से गठबंधन करना ही होगा। कुछ इसी तरह का प्रयास करते हुए आजाद समाज पार्टी भी नजर आ रही है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम गठबंधन में ही इस बार का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किसके साथ लड़ेंगे इसका घोषणा होने में अभी वक्त लगेगा। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। वहीं गोरखपुर के रीजनल स्टेडियम में आज प्रदेश के खेल राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने दीप जलाकर और फीता काटकर 4 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ाया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उपेंद्र तिवारी ने कहा है कि ऐसे खेल आयोजन होते रहते हैं और जो कार्य 68 सालों में नहीं हुए वे कार्य सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 4.5 साल में हुआ है। अब गांव-गांव स्टेडियम बना दिए गए हैं, खिलाड़ियों के लिए ओपन जिम बनाई गई है, खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा अब नहीं हो रही है। पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर होते रहते हैं, तभी तो कार्यक्रम हो रहा है। और जहां तक कोचेज की बात की तो अभी मंच से मैंने घोषणा किया कि जो काम 68 साल के अंदर अन्य सरकारों ने नहीं किया, 70 साल में वो माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने किया। तो 266 पद उन्होंने दिया परमानेंट, आज तक कभी किसी ने नहीं दिया था। और ये खेल विभाग में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के किसी विभाग में। और हम तो एक लाइन में कहना चाहते हैं कि जो काम 68 साल के अंदर नहीं हुआ है उससे कई गुना ज्यादा काम 4.5 साल के अंदर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में हुआ। मिशन बुंदेलखंड में महोबा पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मंच से बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है और सीधा निशाना करते हुए कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है और सीएम योगी को चिलम वाली सरकार भी कह डाला। मंच से अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव और उनके काम को याद करते हुए कहा कि जिस काम को चाचा पहले उद्घाटन कर चुके थे उस काम का उद्घाटन पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ करने महोबा आए थे। यही नहीं, सरकार की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना में हावी होते हुए महंगाई के कारण सरकार की योजना को बुझ जला योजना कह दिया है। जो जला योजना है उसको अखिलेश यादव ने संबोधन करते हुए बुझ जला योजना करार दिया है। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा? भारतीय जनता पार्टी कि उन्होंने बुंदेलखंड की जनता को क्या दिया है? सब विधायक सांसद मिलने के बाद भी बुंदेलखंड आते ही
भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन फेल हो गया। यहाँ का किसान दुखी है, नौजवान पे नौकरी नहीं, व्यापार खत्म हो गया, कोविड लॉकडाउन में सबसे ज्यादा अन्याय हुआ, मजदूरों को जान गई, किसान आत्महत्या किया है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी अभी भी दूसरों का काम अपना काम चुनाव आपके साथ में दिख रहा है, जगह जगह स्वागत कर रहे लोग और कतार टूटने का नाम नहीं ले रही है, क्या है सारा? ये बदलाव है और 22 में बदलाव होके रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को बुंदेलखंड की जनता शून्य कर देगी। दुनिया भर के देशों में पांव पसार चुके कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर यूपी में खास एहतियात बरतने जा रहे हैं। यूपी में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को लेकर सभी जिलों को निर्देश दिए जा चुके। मंगलवार की शाम चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने लखनऊ और वाराणसी के एयरपोर्ट प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों के साथ जूम मीटिंग की है। प्रदेश के इन्हीं दो शहरों में वाराणसी और लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय विमानों का आगमन होता है। निर्देश के बाद एयरपोर्ट पर जांच और स्क्रीनिंग की जांच की जा रही है। ओमिक्रॉन के संभावित खतरे से निपटने को चौतरफा तैयारी भी है और विदेशी यात्रियों की खासतौर पर नजर भी रखी जा रही है। आने वाले यात्रियों का पता समेत सभी पर्सनल जानकारी और डेटा भी रखा जा रहा है। इनकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इसके साथ ही विदेशी यात्रियों को 8 दिनों तक होम क्वारंटीन नियम का पालन भी करना अनिवार्य होगा। देखिए, जो बाहर से लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ 100% RT-PCR उनका होना ही है। इधर दे आर अपने साथ वो RT-PCR का रिजल्ट लेके आ रहे हों या 100% वैक्सीनेटेड हों। जो भी लखनऊ में लैंड करेगा और अगर वो बाहर के डेस्टिनेशन से, आउट ऑफ कंट्री डेस्टिनेशन से हमारे यहाँ आ रहा है तो उसका 100% RT-PCR होगा, जो कि सरकार की तरफ से मुफ्त हो रहा है। और ये हम कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारे ऊपर नए वेरिएंट का खतरा है। 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारत सरकार के पंचायत राज कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी पश्चिम यूपी के दौरे पर हैं और कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत और अन्य कई जनपदों की विधानसभाओं में बैठक की। बैठक में भूपेंद्र सिंह ने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी, अब की बार भी ऐसा ही होना चाहिए। अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत और उन सरकार के द्वारा जो जो काम हम लोगों ने किए हैं वो जनता तक पहुंचाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के मोबिलाइजेशन के लिए बैठकें हैं। और विधानसभा की बैठकों के हिसाब से अपने संगठन की गतिविधियां और उसकी समीक्षा के लिए बैठकें हम लोग कर रहे हैं जी। और संगठन ने जो विधानसभा चुनाव की दृष्टि से आगामी कार्यक्रम अभियान है जो चुनाव तक रहने हैं, उनकी भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो एक रूटीन में संगठनात्मक बैठकें हैं। विश्व एड्स दिवस के मौके पर देहरादून में स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कोविड की अच्छे कार्य करने वाले कोविड वॉरियर्स को पुरस्कार से सम्मानित किया। साथ ही सीएम ने कहा कि आज हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर लोगों को सम्मानित किया है, इससे इनका मनोबल बढ़ेगा और एड्स के लिए जागरूकता भी जरूरी है। हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले स्वयंसेवक हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं और स्वयंसेवी संगठनों के लोग हैं। इस वक्त भारत समेत सभी देशों में ओमिक्रॉन के संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सतर्कता बरतते हुए नैनीताल स्वास्थ्य विभाग ने नगर के एंट्री गेटों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना जांच शिविर लगा दिए हैं। बारापत्थर, सल्तीताल, आयरपाटा, पंत और पार्क बीडी पांडे जिला अस्पताल में 170 RT-PCR में 154 रैपिड टेस्ट किए गए, जिसमें कल यानी कि मंगलवार को हुई टेस्टिंग में 2 लोगों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई। इस पुष्टि के बाद से ही प्रशासन और हड़कंप में मच गया और जिला चिकित्सालय के PMS डॉक्टर KS धामी ने बताया कि जगह जगह टेस्टिंग और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कांग्रेस मुख्यालय में आज कैंप फायर के साथ साथ सरसों का साग, मक्के की रोटी और मुंडवा की रोटी बनाई गई और दूध गुड़ के साथ कांग्रेस नेताओं ने तीर्थ पुरोहितों के हक हकूक मारने वाले देवस्थानम बोर्ड को समाप्ति पर भजन कीर्तन कर चुनावी रणनीति का जश्न मनाया।
पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि राज्य की उत्तराखंडियन की पहचान मंडुआ, गन्ना और शिल्प हमारी परंपरागत आर्थिकी का आधार है। यदि हम अपनी उत्तराखंडियन को बनाए रखते हैं तो स्थानीय उत्पाद, शिल्प, व्यंजन, परिधान और हमारे रोजगार के अवसर जो कि पलायन रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।